मॉडर्न हिस्ट्री को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, दूसरा है रिवॉल्ट ऑफ 1857, तीसरा है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया एंड राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, चौथा है गांधीयन एरा और पांचवा है टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इजिप्ट और पर्शिया पर अरब्स का डोमिनेंस था, जिससे यूरोप और इंडिया के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी डिक्लाइन हो गया, जिससे इंडिया से यूरोप एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज़ जैसे स्पाइसेस, सिल्क और प्रेशियस स्टोन एटसेट्रा की डिमांड यूरोप में अफेक्ट हुई। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन्स के कंट्रोल में आया और इंडिया से मर्चेंडाइज यूरोप तक अरब इंटरमीडियरीज के थ्रू जाता था और रेड सी रूट पर इन स्टेट्स की मोनोपोली थी। इन सभी सर्कमस्टेंसेस के कारण यूरोपियन इंडिया के लिए एक डायरेक्ट सी रूट की तलाश करने पर निकल पड़े। पोर्चुगल के प्रिंस हेनरी इंडिया तक डायरेक्ट सी रूट खोजने के लिए इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उनका निकनेम नेविगेटर ही पड़ गया। इसके बाद एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद के साथ वास्को डगामा इंडिया के सी रूट की तलाश में निकले और मई 1498 में कैलिकट पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया कैलिकट के किंग जैमोरिन ने, जिन्हें सामूथीरी के नाम से भी जाना जाता था। सेंचुरी से इंडियन ओशन में अरब्स, अफ्रीकन और चाइनीज एटसेट्रा प्रॉफिटेबली ट्रेड किया करते थे, पर किसी ने भी इंडियन ओशन पर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन पोर्चुगीज ईस्टर्न ट्रेड में अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहते थे। पेड्रो अल्वारेस काब्रल ने स्पाइस ट्रेड के लिए कालीकट में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और उन्होंने कोचिन और कन्नौर के लोकल रूलर्स के साथ एडवांटेजियस ट्रीटीज भी साइन की। समय के साथ वास्को डगामा के किंग जामोरिन के साथ रिलेशंस खराब हो गए और इसके बाद वास्को डगामा ने कन्नौर में एक फैक्ट्री सेटअप की और ग्रेजुअली कैलिकट और कन्नौर और कोचिन पोर्चुगीज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन गए और इन फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के नाम पर पोर्चुगीज इन फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने लगे। 1505 में किंग ऑफ पोर्चुगल ने फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को इंडिया में गवर्नर अपॉइंट किया और इन्हें एडन और मूस और मलक्का को सीज कर इंडिया के मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर पोर्चुगीज इंटरेस्ट्स को कंसोलिडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। जामोरिन और इजिप्ट के सुल्तान ने अल्मीडा के बढ़ते पावर को चैलेंज किया। बैटल ऑफ दीव में इजिप्शियंस और गुजरात की कंबाइंड नेवीज के हाथों पोर्चुगीज स्क्वाड्रन की डिफीट हुई और इसमें अल्मीडा के बेटे की भी मौत हो जाती है, जिसका रिवेंज अल्मीडा ने नेक्स्ट ईयर दोनों नेवीज को क्रश करके लिया। ब्लू वाटर पॉलिसीज के थ्रू अल्मीडा पोर्चुगीज को इंडियन ओशन का मास्टर बनाना चाहते थे। अल्मीडा के बाद अल्फोंसो दे अल्बुकरक्वी को इंडिया में गवर्नर अपॉइंट किया गया और इन्हें ईस्ट में पोर्चुगल का रियल फाउंडर माना जाता है। अल्बुकरकी ने अदर शिप्स के लिए और दूसरे मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स में कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में इन्होंने गोवा को भी अक्वायर कर लिया। अल्बुकरकी ने सती के अबॉलिशमेंट के लिए भी स्टेप्स लिए और पोर्चुगीज लोगों को इंडिया की लोकल वुमेन के साथ मैरिज करने के लिए भी एनकरेज किया। पोर्चुगीज ने खुद को एज अ विलेज लैंडलॉर्ड भी इस्टेब्लिश किया और टबैको, पटेटो और कैशू जैसे क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किया। अल्फोंसो के बाद 1529 में नीनो दे कन्हा एज ए गवर्नर चार्ज लेते हैं और करीब एक साल बाद ये पोर्चुगीज हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा शिफ्ट कर देते हैं। 1534 में गुजरात के बहादुर शाह मुगल एम्परर हुमायूं के अगेंस्ट पोर्चुगीज से हेल्प लेते हैं, पर हुमायूं के गुजरात से विड्रॉल के बाद बहादुर शाह के रिलेशंस पोर्चुगीज से खराब होने लगते हैं और इसी कारण कन्हा ने बहादुर शाह की भी हत्या की। कन्हा ने बंगाल में भी पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने की कोशिश की और इंपीरियल फिरमन के बाद 1579 में हुगली को अपना हेडक्वार्टर बनाया और सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश की। भारत में पोर्चुगीज स्टेट की बात करें तो वेस्ट में मुंबई, दमन एंड दीव, गुजरात के कुछ पार्ट्स, गोवा और साउथ में पोर्चुगल के मैंगलोर, कन्नौर, कोचिन और कैलिकट में सीपोर्ट फोर्ट्रेसेस और ट्रेडिंग पोस्ट थे। इसके अलावा चेन्नई में पोर्चुगीज ने सैनथोम और आंध्र प्रदेश में नागापट्टनम में फर्दर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्ड किए। आपको बता दें कि इनिशियली पोर्चुगीज हिंदुइज्म की तरफ टॉलरेंट थे, पर गोवा इंक्विजिशन के बाद हिंदूज का परसिक्यूशन भी किया गया। केवल इतना ही नहीं, पोर्चुगीज हिंदूज और मुस्लिम बच्चों को सींच कर क्रूअल स्लेव ट्रेड भी किया करते थे। पोर्चुगीज की नेफरियस एक्टिविटीज के कारण शाहजहां के ऑर्डर पर बंगाल के गवर्नर कासिम ने हुगली को सीज किया, जिसके बाद पोर्चुगीज को बंगाल से बाहर जाना पड़ा। 18th सेंचुरी तक मराठास के राइज और कन्वर्जन जैसी रिलीजियस एक्टिविटीज, डिसऑनेस्ट ट्रेड और इनके ब्राजील की तरफ डाइवर्जन के कारण पोर्चुगीज की इंडिया में मोनोपोली खत्म हो गई। पोर्चुगीज के बाद अब हम देखते हैं डच लोगों के बारे में, जिन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की।
इसके अलावा डच ने पोर्चुगीज से नागपट्टम को कैप्चर कर साउथ में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया और फिर कोरोमंडल कोस्ट, सूरत, उत्तर प्रदेश, पुलिकट, कराईकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और कोचीन एटसेट्रा में भी अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की। डच इंडिया से सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम का ट्रेड करते थे। डच इंडिया में मेनली ट्रेड के पर्पज से आए थे और उनका इंडिया में एम्पायर बिल्ड करने का इरादा नहीं था। इंडोनेशिया की ओर डच का झुकाव और एंग्लो डच वॉर में डच की डिफीट के बाद इंडिया में डच का होल्ड वीक पड़ गया। डच के बाद अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोलोनाइजर इंग्लैंड की तरफ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर द्वारा उन्हें 15 साल का एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट ग्रांट किया था। अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन मांगी, जो पोर्चुगीज के ऑपोजिशन के कारण सक्सीड नहीं हो पाई। 1611 में इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और 1616 में वहां एक फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की। 1612 में कैप्टन बीस्ट ने पोर्चुगीज को डिफीट कर जहांगीर को इम्प्रेस किया और 1613 में जहांगीर ने इंग्लिश लोगों को सूरत में सर थॉमस एडवर्ड के अंडर फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी। 1615 में सर थॉमस रो जेम्स द फर्स्ट के एम्बेसडर के रूप में जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री सेट करने की परमिशन गेन करने में सक्सेसफुल होते हैं। इसके बाद 1662 में किंग चार्ल्स II को किंग ऑफ पोर्चुगल पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन से शादी करने के बदले बॉम्बे एज अ डाउरी गिफ्ट कर देते हैं और बॉम्बे को 10 पाउंड्स के एनुअल रेंट के एक्सचेंज में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। जिसके बाद 1687 में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की सीट सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दी जाती है। उसके बाद 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने ब्रिटिशर्स को 500 पगोडास के एक्सचेंज में गोल्डन फरमान इशू कर ब्रिटिशर्स को गोलकोंडा पोर्ट्स में फ्री ट्रेड करने की राइट दे दी। फ्रांसिस डे नाम के एक ब्रिटिश मर्चेंट को चंद्रगिरी के रूलर ने मद्रास में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बिल्ड करने की परमिशन दी, जो आगे जाकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया। और इसी फोर्ट ने साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम को एज अ ब्रिटिश हेडक्वार्टर रिप्लेस किया। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ईस्ट में एक्सटेंड करते हुए हरिहरपुर और बालासोर में भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। आइए अब देखते हैं ब्रिटिशर्स की बंगाल एक्टिविटीज को। बंगाल तब इंडिया का एक लार्ज और रिच प्रोविंस हुआ करता था और बंगाल के ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश के प्रॉफिट सीकिंग मोटिव के लिए एक क्रूशियल एलिमेंट था। 1651 में बंगाल के गवर्नर शाह सूजा ने ₹3000 के एक्सचेंज में ब्रिटिशर्स को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन दी। ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली में स्टार्ट की और इसके बाद कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई। फरमान्स के बावजूद भी ब्रिटिशर्स को लोकल कस्टम ऑफिसर्स को टोल पे करना पड़ता था, जो बाद में ब्रिटिशर्स और मुगल्स के बीच हॉस्टिलिटीज का कारण बना और 1686 में हुगली को मुगल्स ने कैप्चर कर लिया, जिसके जवाब में ब्रिटिशर्स ने थाना, हिजली और बालासोर को कैप्चर किया। 1690 में जॉब चार्नोक ने मुगल्स के साथ एक ट्रीटी साइन की और इंपीरियल फरमान गेन किया और 1691 में सुतानुती में एक इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश की। बार्धमान डिस्ट्रिक्ट के जमींदार शोभा सिंह ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सुतानुती के अपने एस्टैब्लिशमेंट को फोर्टिफाई किया। इसके बाद 1698 में ब्रिटिशर्स ने 1200 रुपए में सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी खरीद ली और एक फोर्टिफाइड एस्टैब्लिशमेंट बिल्ड किया गया 1700 में, जिसका नाम पड़ा फोर्ट विलियम्स, जिसे ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की सीट बनाई गई और सर चार्ल्स आयर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 1715 में जॉन सरमैन की लीडरशिप में इंग्लिश मिशन मुगल एम्परर फारूक सियार से 3 और फरमान सिक्योर करते हैं, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाते हैं और इस फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है। इस फरमान के अकॉर्डिंग 3000 के एनुअल पेमेंट के एक्सचेंज में कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एडिशनल कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी को दस्तक इशू करने की भी परमिशन दे दी गई। हैदराबाद में कंपनी केवल मार्जर्स के लिए रेंट देती थी और इनके एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेडिंग राइट्स रिटेन्ड ही रहे। सूरत में एनुअल 10,000 के पेमेंट के बदले कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन दी गई और बॉम्बे में कंपनी को अपने खुद के कॉइन्स भी मिंट करने की परमिशन दी गई, जिसकी वैलिडिटी पूरे मुगल एम्पायर में थी। तो ये तो बात साफ हो गई कि फ्लैटरी और डिप्लोमेसी का यूज कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल से कई सारे ट्रेडिंग कंसेशंस गेन किए।
ब्रिटिशर्स की कहानी को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इंडिया में आए दूसरे फॉरेन पावर्स के बारे में, जैसे फ्रेंच, जो सबसे आखिर में इंडिया आए थे। लुइस द 14th के रेन में उनके मिनिस्टर कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन रखी, जिसे इंडिया और पैसिफिक ओशन में 50 ईयर्स की ट्रेड मोनोपोली दी गई। इसके बाद 1667 में फ्रैंकोइस कैरन एक पर्शियन मर्सेरा के साथ इंडिया आए और सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और 1669 में मेरसरा ने सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से पेटेंट लेकर मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की। इसके बाद 1673 में फ्रेंच ने गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान से परमिशन लेकर बंगाल के चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्टैब्लिश की। 1673 में वालीकोंडापुरम के गवर्नर शेर लोदी खान ने मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर फ्रैंकोइस मार्टिन को सेटलमेंट के लिए एक साइट ग्रांट की, और यहीं पर 1674 में पौंडीचेरी स्टैब्लिश की गई, जो इंडिया में फ्रेंच के पावर हाउस का नर्व सेंटर बना, और उसी साल कैरन को रिप्लेस कर मार्टिन को गवर्नर बनाया। इसके अलावा फ्रेंच ने माहे, कराईकाल, बारासोर और कासिम बाजार में भी अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की। 1693 में डच ने पौंडीचेरी को कैप्चर किया, और 1697 में ट्रीटी ऑफ रिस्विक के बाद पौंडीचेरी को फ्रेंच के पास रिस्टोर किया गया। इसके बाद वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन और मार्टिन के डिमाइस के कारण फ्रेंच को इंडिया में एक बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ा। 1720 में परपेचुअल कंपनीज ऑफ द इंडीज के नाम से फ्रेंच कंपनी को फिर से रिवाइव किया गया, जिसके दो एक्टिव गवर्नर लेनॉय और दुमास ने 1720 और 1742 के बीच इसे और एनहांस किया। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल्स और वॉर काफी ज्यादा लंबे समय तक चली। आयन वॉर्स और इनमें हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स पर नजर डालते हैं। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन दोनों के हिस्टोरिक राइवलरी का एक कंटिन्यूएशन था, जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट हुआ था और 7 ईयर वॉर्स के साथ कंक्लूड हुआ। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कर्नाटिक वॉर के रूप में रिफ्लेक्ट हुई, और इन वॉर्स के बाद ब्रिटिश इंडिया में सुप्रीम यूरोपियन पावर्स बनकर उभरे। आइए अब कर्नाटिक वॉर्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 टू 1748। बार्नेट के अंदर इंग्लिश नेवी ने कुछ फ्रेंच शिप को सीज किया, जिसके रिटेलिएशन में फ्रेंच ने मद्रास को सीज किया। इस वॉर में फ्रेंच फोर्सेस और नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवर उद्दीन की फोर्सेस के बीच अद्यार के किनारे हुई बैटल ऑफ सेंटोम सिग्निफिकेंट है। फ्रेंच के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने अनवर उद्दीन से हेल्प मांगी, और अनवर उद्दीन इस बैटल में कूद पड़े। इस बैटल में कैप्टन पैराडाइज और गवर्नर डुप्लेक्स के अंडर फ्रांस की जीत हुई। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का एंड 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला शपेल से हुआ, और ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन को भी कंक्लूड किया गया। इस ट्रीटी के तहत मद्रास ब्रिटिश को वापस दिया गया, और फ्रेंच को नॉर्थ अमेरिका में टेरिटरीज मिली। इस वॉर ने नेवल फोर्सेस और स्मॉल बट डिसिप्लिन्ड आर्मी की इंपॉर्टेंस को उजागर की। आइए अब देखते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में, जिसकी बैक स्टोरी इंडिया में ही लिखी गई। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स सदर्न इंडिया में फ्रेंच पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने और ब्रिटिश को डिफीट करने के लिए लोकल डायनेस्टीज के डिस्प्यूट्स में इंटरफियर करने लगे। 1748 में हैदराबाद किंगडम के फाउंडर निजाम उल मुल्क की डेथ के बाद उनके बेटे नासिर जंग के एक्सेशन को नवाब के ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग ने अपोज किया, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन की नवाबी को चंदा साहिब ने चैलेंज किया। आपको बता दें कि चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के सन इन लॉ थे। फ्रेंच ने डेक्कन में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब के क्लेम को सपोर्ट किया, और ब्रिटिश ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया। 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच की कंबाइंड आर्मी ने अनवरुद्दीन को बैटल ऑफ अंबर में मार गिराया, और जिसके बाद मुजफ्फर जंग डेक्कन के सूबादार बन गए, और डुप्लेक्स कृष्णा रिवर के साउथ की पूरी मुगल टेरिटरी के गवर्नर अपॉइंट किए गए। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस ने कार्नेटिक के कैपिटल आर्कोट को कैप्चर किया। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी चंदा साहिब आर्कोट को बचा नहीं पाए, और 1752 में उन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद अली ने उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया। 1754 में फ्रेंच ने डुप्लेक्स को फ्रांस रिटर्न करने के लिए बुला लिया, और गॉडहू को इंडिया का गवर्नर अपॉइंट किया गया। गॉडहू ने ब्रिटिश के साथ पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन अडॉप्ट की, और उसने उनके साथ एक ट्रीटी भी साइन की, जिसमें दोनों ने नेटिव प्रिंसेस के क्वारल्स में इंटरफेयर नहीं करने का डिसीजन लिया। इन सब घटनाओं के बाद इंडियन अथॉरिटी यूरोपियन सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी, और कर्नाटक के मोहम्मद अली और हैदराबाद के सलावत जंग यूरोपियंस के पेट्रन के स्थान पर महज एक क्लाइंट ही बनकर रह गए। थर्ड कर्नाटक वॉर 1758 टू 1763। 1758 में काउंट डे लैली के अंडर फ्रेंच आर्मी में सेंट डेविड और विजयनगरम को कैप्चर कर लिया, और ब्रिटिश एडमिरल डी एक ने मसूलीपट्टनम में फ्रेंच फ्लीट पर अटैक कर दिया। बैटल ऑफ वैंडीवॉश थर्ड कर्नाटिक वॉर में एक डिसाइसिव बैटल थी, जिसमें सर आयर कूट की लीडरशिप में ब्रिटिशर्स की जीत हुई।
इसके बाद फ्रेंच की पावर ना के बराबर ही रह गई और 16 जनवरी 1761 में लैली ने फाइनली सरेंडर कर दिया। थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद 1763 में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस साइन की गई, जिसके बाद इंडिया में फ्रेंच पोजीशंस तो रिस्टोर हो गई, पर इंडिया में इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना के बराबर ही रह गया और पोर्चुगीज और डच की तरह फ्रेंच भी अपने स्मॉल एनक्लेव्स में ही कन्फाइंड हो गए और उनकी एक्टिविटीज ट्रेड तक ही लिमिट रह गई। हिस्टोरियन 1757 की बैटल ऑफ प्लासी को ब्रिटिश रूल के लिए एक डिसाइसिव इवेंट कंसिडर करते हैं, पर बैटल ऑफ वैंडी वॉश के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक सोल पावर बनकर इमर्ज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले आइए इंडिया में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं, जिसे 1616 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1620 में इन्होंने टैंजोर के करीब ट्रैंकेबार में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इसके अलावा सिरमपोर में इनकी प्रिंसिपल सेटलमेंट भी थी। डेन्स इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स से ज़्यादा मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए आए थे। औरंगजेब के रेन से ही मुगल एम्पायर की फाउंडेशन कमज़ोर पड़ने लगी थी, जिसमें इकोनॉमिक और मिलिट्री डिक्लाइन, एक्सटर्नल इन्वेजन्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, औरंगजेब की रिलीजियस और डेक्कन पॉलिसीज़ और मैसूर, राजपूत, केरला, जट्स, अवध, बंगाल, हैदराबाद, सिख और मराठास का इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर उभरना भी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का एक मेन रीज़न रहा। इंडिया में ब्रिटिश के स्ट्रॉन्ग होल्ड को इंक्रीज करने में बंगाल का एक अहम रोल रहा है। बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के बेटे सरफराज खान की हत्या कर अलीवर्दी खान ने बंगाल को टेक ओवर किया था। इंडिया के बाकी रीजन्स जो मराठा इन्वेजन्स, जट रिवॉल्ट, एक्सटर्नल इन्वेजन से स्ट्रगल कर रहे थे, बंगाल इन सबसे अनटच्ड रहा। अलीवर्दी खान को सक्सीड किया उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ने, पर उनके सामने उनके कज़न शौकत जंग, उनकी आंट घसीती बेगम, मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, राय बल्लभ, ओमी चंद और अलार्म्ड हिंदू पॉपुलेशन उनकी ऑपोजिशन में खड़ी थी। सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को एक बैटल में मार गिराया, घसीती बेगम को डिसमिस कर दिया और मीर जाफर को मोहन लाल द्वारा रिप्लेस कर दिया। कंपनी के ट्रेड प्रिविलेजेस के मिसयूज ने नवाब के फाइनेंसेस को एडवर्सली इफेक्ट किया और तो और बिना नवाब की परमिशन के इन्होंने कैलकाटा को भी फोर्टिफाई कर लिया और राय वल्लभ के बेटे कृष्णदास को असाइलम भी दे दिया। इसके रिटेलिएशन में सिराजुद्दौला ने कैलकाटा फोर्ट को सीज कर लिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने ब्लैक होल ट्रेजेडी को प्रोपोगेट किया, जिसके अकॉर्डिंग सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही टाइनी रूम में इम्प्रिजन किया था, जिसके कारण 123 ने सफोकेशन से अपना दम तोड़ दिया। पर हिस्टोरियंस इस स्टोरी से अग्री नहीं करते। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ट्रेटर मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमीचंद के साथ एक सीक्रेट अलायंस साइन की, जिसके अकॉर्डिंग मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बनाया जाना था। इस सीक्रेट अलायंस के कारण 23 जून 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर के बेटे मिरान के ऑर्डर पर सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूट कर दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनाया गया और इसके एक्सचेंज में मीर जाफर ने कंपनी को लार्ज सम ऑफ मनी और 24 परगनास की जिम्मेदारी सौंप दी। ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के कोर्ट में एक रेसिडेंट अपॉइंट किया और मीर जाफर अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। बैटल ऑफ प्लासी ने इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन रखा और साथ साथ बंगाल में ब्रिटिश की मिलिट्री सुप्रीमेसी भी इस्टेब्लिश की। इसके बाद क्लाइव के रिपीटेड इंटरफेरेंस से इरिटेट होकर मीर जाफर ने डच के साथ एक कॉन्स्पिरेसी की, पर बेदारा में इंग्लिश फोर्सेस के हाथों डच की डिफीट हुई, जिसके बाद कंपनी ने मीर जाफर के सन इन लॉ मीर कासिम के साथ 1760 में एक ट्रीटी साइन की और उसे नेक्स्ट नवाब बनाया गया, जिसके एक्सचेंज में मीर कासिम ने बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगोंग के राइट्स कंपनी को दे दिए। इसके बाद कंपनी से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मीर कासिम ने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया और आर्मी को एफिशिएंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स लिए। कंपनी द्वारा दस्तक के मिसयूज के कारण मीर कासिम और कंट्री के बीच टसल इंक्रीज होते चले गए और 1763 में ये टसल वॉर में डेवलप हो गया और मीर कासिम को अवध भागना पड़ा और वहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ एक कन्फेडरेसी साइन करनी पड़ी। पर इसमें ब्रिटिश की जीत होती है, जिसके बाद ब्रिटिश नॉर्थ इंडिया में एक ग्रेट पावर के रूप में उभरते हैं। मीर जाफर को फिर से नवाब रिस्टोर किया जाता है और इसके एक्सचेंज में मीर जाफर ने मिदनपुर, बुर्दवान और चिटगोंग के साथ पूरे बंगाल में ब्रिटिश को ड्यूटी फ्री ट्रेड के राइट्स देते हैं और केवल सॉल्ट के ऊपर ही 2% की ड्यूटी लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह सूजा और शाह आलम II के साथ 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन की, जिसके अकॉर्डिंग अवध से कारा और इलाहाबाद शाह आलम II को दिया गया। इसके अलावा ₹50 लाख वॉर इंडेमनिटी कंपनी को दी गई।
अपनी आगे की जिंदगी शाह आलम सेकंड ने इलाहाबाद में कंपनी के प्रोटेक्शन में बिताई और एक फरमान द्वारा ₹26 लाख के एनुअल पेमेंट के एक्सचेंज में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंपी गई और डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए कंपनी के लिए 56 लाख का प्रोविजन क्रिएट किया गया। ब्रिटिश ने अवध को एक बफर स्टेट में टर्न कर दिया और शाह आलम II को एक यूजफुल रबर स्टैम्प बना दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब था बंगाल में दीवानी यानी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज और निजामत यानी पुलिस और जुडिशरी का कंट्रोल कंपनी के हाथ में था। इस सिस्टम ने कंपनी के हाथ में सॉवरेन पावर दे दी और पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नवाब रिस्पॉन्सिबल थे, पर इसके साथ ही वो फंड और फोर्सेस के लिए कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट थे। दीवानी के लिए कंपनी बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा शितब रॉय को एज ए डिप्टी दीवान अपॉइंट किया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र आम जनता ने किया। फाइनली 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को अबॉलिश किया गया। बंगाल में कंपनी के एक्सटेंशन के बाद आइए अब देखते हैं साउथ इंडिया में कंपनी के एक्सपेंशन को। साउथ में हैदर अली के अंडर मैसूर एक फॉर्मिडेबल पावर बनकर इमर्ज हुआ। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान की फ्रेंच के साथ प्रॉक्सिमिटी और मालाबार के ट्रेड पर इनका कंट्रोल ब्रिटिश के लिए एक थ्रेट था। ब्रिटिश ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ 1766 में ट्रीटी साइन की, जिसके अंडर ब्रिटिश हैदर अली से निज़ाम की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और इसके एक्सचेंज में ब्रिटिश ने निज़ाम से नॉर्दर्न सरकार्स रीजन के राइट ले लिए। हैदर अली ऑलरेडी आर्कट के नवाब और मराठास के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में फंसे हुए थे। 1767 से 1769 तक चले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश हैदर अली के अगेंस्ट अलायंस फॉर्म की, पर अपने स्किल्स से हैदर अली के साथ ब्रिटिशर्स को ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करनी पड़ी। अब आइए अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को, जो 1780 से 1784 तक लड़ी गई। हैदर अली और मराठास के बीच हुए बैटल में ब्रिटिशर्स ने हैदर अली की हेल्प नहीं की, जिसके बाद हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के ऊपर ट्रीटी ऑफ मद्रास के नॉन ऑब्जर्वेंस का एलिगेशन लगाया। इसके बाद फ्रेंच को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने माहे कैप्चर करने की कोशिश की, जो हैदर अली के लिए उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक था। हैदर अली ने मराठास और निज़ाम के साथ मिलकर आर्कट पर अटैक कर इंग्लिश को डिफीट किया, जिससे इंग्लिश वीक पड़ गए और 1782 में उन्हें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करनी पड़ी। 1782 में हैदर अली की डेथ के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस वॉर को थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के रूप में कंटिन्यू रखा। टीपू सुल्तान ने कोचिन की सॉवरेनिटी के लिए स्टेट ऑफ ट्रावनकोर के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और ब्रिटिश ट्रावनकोर के सपोर्ट में आ गए, मगर टीपू सुल्तान के हाथों ब्रिटिशर्स की डिफीट होती है। इसके बाद कॉर्नवालिस के अंडर मराठास और निज़ाम के सपोर्ट से ब्रिटिश सेरिंगपट्टम पर अटैक कर टीपू को डिफीट करते हैं, जिसके बाद उन्हें और ब्रिटिशर्स को 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम साइन करनी पड़ती है। 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली टीपू के ऊपर ट्रीजन का एलिगेशन लगाते हैं, जिसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट होती है। सेरिंगपट्टम के फॉल के साथ अल्टीमेटली टीपू की हार होती है और ब्रिटिशर्स को मैसूर को वोडेयर फैमिली को सौंपना पड़ता है। एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद अब देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782। माधवराव की डेथ के बाद मराठास में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। नाना फडणवीस और 23 मराठा चीफ्स यानी 12 भाई सवाई माधवराव को नेक्स्ट पेशवा बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं, पर रघुनाथ राव इसके अगेंस्ट होते हैं और 1779 में वो ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं और सैलसेट और बसेन को ब्रिटिशर्स को सीड कर देते हैं। पर ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल की ऑब्जेक्शन पर ट्रीटी ऑफ पुरंधार साइन करते हैं, जिसके अंडर रघुनाथ राव को पेंशन प्रॉमिस की जाती है। नाना फडणवीस के फ्रेंच के साथ बढ़ते रिलेशंस के कारण ब्रिटिशर्स पुणे पर अटैक कर देते हैं। इसके रिटेलिएशन में महाजी सिंधिया की लीडरशिप के अंडर मराठास ने ब्रिटिशर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और दोनों ने 1779 में ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन की। इस ट्रीटी को रिजेक्ट करते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स ने अहमदाबाद, बसेन और ग्वालियर को कैप्चर करवाया और सिपरी में सिंधिया को कैप्चर किया। इसके बाद पेशवा और इंग्लिश के बीच 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की गई। पेशवा माधवराव नारायण की डेथ के बाद रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव सेकंड पेशवा बने और नाना फडणवीस को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805। बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिशर्स के साथ 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन साइन कर सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट की थी, जिसके बाद आर्थर लेस्ली की लीडरशिप में ब्रिटिशर्स ने सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव और भोसले के साथ ट्रीटी ऑफ सूरजी अंजन गांव साइन कर उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इंपोज किया गया। इसके बाद मराठास ब्रिटिश के वैसल बनकर ही रह गए।
ये सारी घटनाएं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 की तरफ बढ़ रही थी। मराठास के वीक होने के बाद उनकी आर्मी में एज अ मर्सिनरी काम करने वाले लोग, पिंडारी लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण प्लंडरिंग जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। ब्रिटिशर्स ने मराठास के ऊपर पिंडारीज को शेल्टर देने के चार्जेस लगाए और पिंडारी लीडर्स को कैप्चर भी किया। मराठास ने इसे अपनी सॉवरेनिटी पर अटैक मानकर पूना और नागपुर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर अटैक कर दिया। पर एक के बाद एक सबकी डिफीट हुई, जिसके बाद पेशवा के साथ ट्रीटी ऑफ पूना, सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर और होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की गई। इसके साथ ही मराठा कॉन्फेडरेसी डिसॉल्व कर पेशवा बाजीराव सेकंड को ब्रिटिश रिटेनर बनाकर बिठूर भेज दिया गया। एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद आइए अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में, जो 1845 से 1846 तक चली। 1845 में लाल सिंह की लीडरशिप में सिख द्वारा सतलुज रिवर को क्रॉस करने के एक्ट को ब्रिटिश ने एज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन लिया और सिख के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस वॉर में सिख की हार होती है और 1846 में ब्रिटिशर्स और सिख के बीच ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाती है। पर इससे अनसेटिस्फाइड सिख एक बार फिर रिबेल करते हैं, जिसके बाद दिसंबर 1846 में ट्रीटी ऑफ भैरोवल साइन की जाती है और रानी जिंदन को एज अ रीजेंट रिमूव किया जाता है और पंजाब के लिए एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी सेट की जाती है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 टू 1849। मुल्तान के गवर्नर मुलराज ने रिवॉल्ट कर 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉर्ड डलहौजी के ऊपर आती है, जिस दौरान पंजाब को एनेक्स कर उसे एक चीफ कमिश्नर के अंडर प्लेस किया जाता है और जॉन लॉरेंस यहाँ के फर्स्ट चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। वॉर के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी, ब्लेजली की सब्सिडरी अलायंस और डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का यूज कर इंडिया के प्रॉस्परस स्टेट्स जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, सतारा, झांसी एटसेट्रा को एनेक्स कर इंडिया के सोल पावर की तरह इमर्ज होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज जैसे कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, हैवी टैक्स बर्डन, पेजेंट का उनके लैंड से इवैक्यूएशन, ट्राइबल लैंड का इंक्रोचमेंट, रूरल सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिश गुड्स का प्रमोशन, इंडियन इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स पर लगी हैवी ड्यूटीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा के कारण लोगों में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिजेंटमेंट इंक्रीज होने लगती है और अलग अलग स्थान और समय पर लोग रिवॉल्ट करते हैं। आइए ऐसी कुछ मेजर अपराइजिंग्स के बारे में जानते हैं। सन्यासी रिवॉल्ट और फकीर रिबेलियन 1763 टू 1800। 1770 की डिजास्टर्स फैमिन और ब्रिटिशर्स के हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर्स ने ईस्टर्न इंडिया में सन्यासियों को रिवॉल्ट करने के लिए कंपेल कर दिया। कुछ डिस्पोज जमींदार, डिसबैंडेड सोल्जर्स और पुअर रूरल फैमिलीज ने इस रिवॉल्ट में पार्ट लिया। इस अपराइजिंग में हिंदूज और मुस्लिम्स ने इक्वली पार्टिसिपेट किया था और फाइनली इसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सप्रेस कर दिया गया। देवी चौधुरानी, भवानी पाठक, मंजू शाह, चिराग अली, मूसा शाह इस अपराइजिंग के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ और देवी चौधुरानी इसी सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेबेलियन है पाइका रेबेलियन 1870। पाइक्स ओडिशा के ट्रेडिशनल लैंड मिलिशियास थे और मिलिट्री सर्विसेज के अगेंस्ट रेंट फ्री लैंड टेन्योर एंजॉय करते थे। ब्रिटिश द्वारा राजा ऑफ खुर्दा को ओवरथ्रो करने के बाद पाइक्स की पावर को रिड्यूस कर दिया गया। कंपनी की एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, सॉल्ट टैक्सेस, अबॉलिशन ऑफ काउरी करेंसी एटसेट्रा के कारण जमींदार और पेजेंट्स में रिजेंटमेंट इंक्रीज होती गई। 1814 में बख्शी जगबंधु विद्याधर के स्टेट किला रोरंग को ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया, जिसके बाद जगबंधु ने राजा ऑफ खुर्दा मुकुंद देव और दूसरे जमींदार के सपोर्ट से ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर उनको कुछ टाइम के लिए रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। मिड 1817 तक ब्रिटिशर्स ने खुर्दा को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया और 1818 में पाइका रेबेलियन को ब्रूटली सप्रेस किया गया। इसके बाद आइए देखते हैं 1820 में हुए अहोम रिवॉल्ट के बारे में। फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद ब्रिटिश असम से विड्रॉ करने वाले थे, पर वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने अहोम की टेरिटरी को एक्वायर करना चाहा, जिस कारण 1828 में अहोम प्रिंस गोमद्वार कोनवार ने रिवॉल्ट कर दिया। इसके बाद कंपनी ने कंसिलिएटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए अपर असम को महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंपा और कुछ पार्ट असमीज किंग को रिस्टोर कर दिया गया। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं कूका मूवमेंट के बारे में, जिसे भगत जवाहर मल ने 1840 में वेस्टर्न पंजाब में स्टार्ट किया था। ब्रिटिश के पंजाब एनेक्सेशन के बाद ये रिलीजियस मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1782 से 1831 तक चले नारकल बेरिया अपराइजिंग के बारे में, जिसे बंगाल में टीटू मिर ने लीड किया था और इसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फर्स्ट आर्म्ड प्रेजेंट अपराइजिंग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है करम शाह द्वारा स्टार्ट किया गया पंगल पंथीस मूवमेंट, जिसे मेनली मेमसिंग डिस्ट्रिक्ट के हाजोंग और गारो ट्राइब के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था।
इसके आगे हम देखते हैं 1836 से 1854 के बीच हुए फर्स्ट मोपला अपराइजिंग के बारे में, जो ऑफिशियल्स के ऑपरेशंस के अगेंस्ट मालाबार में हुआ। इसके बाद 1921 में खिलाफत मूवमेंट के दौरान सेकेंड मोपला अपराइजिंग होती है। पेजेंट्स की तरह ही ट्राइबल्स ने भी ब्रिटिश ऑपरेशंस के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड के सिंगबम में हुए हो और मुंडा अपराइजिंग के बारे में। बिरसा मुंडा इस मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे और 1860 से 1920 के बीच हुए उल गुलाम को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1855 में राजमहल हिल्स के संथाल रिबेलियन के बारे में, जिसमें सिद्धू और कानू ने जमींदार और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेलियन को लीड किया था। इस तरह अलग अलग समय पर ट्राइबल्स और पेजेंट्स ने ब्रिटिश ऑपरेशन के अगेंस्ट कई रिवॉल्ट किए, जैसे साउथ में हुआ पोलीगार मूवमेंट, ईस्टर्न बंगाल का फराइजी रिवॉल्ट, कोल म्यूटनी, खोंद अपराइजिंग और भिल रिवॉल्ट एटसेट्रा। इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं 1857 में, जहां मंगल पांडे ने बैरकपुर में सीपॉय म्यूटनी का बिगुल बजाया, जिसे वीर सावरकर और एसबी चौधरी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया। ब्रिटिश राज के अंडर हैवी टैक्सेशन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ब्रिटिश का सोशियो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस, सीपॉयज के साथ हुए रिलीजियस और इकोनॉमिक इनजस्टिस एटसेट्रा इस रिवॉल्ट के पीछे के कुछ मेन रीजंस थे। इनमें से मेन ट्रिगर पॉइंट बना सीपॉयज के खाने के आटे में बोन डस्ट मिक्स करना और न्यू एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन, जिसकी कार्ट्रिज में पिग और काऊ का फैट यूज होता था, जो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए ही अनएक्सेप्टेबल था, और इसका नतीजा हुआ सीपॉय म्यूटनी। इसके बाद रिबल ने बहादुर शाह जाफर को इंडिया के एम्परर के रूप में एक्सेप्ट किया। अलग अलग स्थानों पर लीडर्स ने इस रिवॉल्ट को लीड किया, जैसे दिल्ली में जनरल बख्त खान, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें ट्रिब्यूट देते हुए ब्रिटिश ऑफिसर सर ह्यू ग्रोस ने कहा, "Here lay the woman who was the only man among the rebels." इनके अलावा तात्या टोपे भी रानी लक्ष्मीबाई के सपोर्ट में आए थे, पर अंत में सर ह्यूग व्हीलर, सर कॉनी कॉम्बेल और हेनरी लॉरेंस एटसेट्रा जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस रिवॉल्ट को ब्रूटली सप्रेस कर दिया। 1857 का रिवॉल्ट इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद क्वीन विक्टोरिया को ब्रिटिश इंडिया का सॉवरेन रूलर डिक्लेयर किया गया, गवर्नर जनरल को वाइस रॉय से रिप्लेस किया गया और लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट वाइस रॉय अपॉइंट किए गए। इसके अलावा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपॉइंट किया गया और इंडिया में ब्रिटिश एनेक्सेशंस और एक्सपेंशंस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया गया। ये रिवॉल्ट अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट था, पर इसके कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे इसका लिमिटेड टेरिटोरियल और सोशल बेस, इस कारण ये एक पैन इंडिया लेवल पर पहुंच नहीं सका। इसके अलावा बड़े जमींदार, कुछ प्रिंसेस जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, महाराज ऑफ पटियाला, महाराज ऑफ कश्मीर, सिख चीफ्टन एटसेट्रा ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया। एजुकेटेड इंडियंस भी इस रिवॉल्ट से पीछे ही रहे। ब्रिटिश के कंपैरिजन में रेवोल्यूशनरीज के आर्म्स और इक्विपमेंट पुअर क्वालिटी के थे और कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी नहीं थी, जिसके कारण ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पर इसके अलावा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट रही और ये आने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बनी। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज और उनके प्रति रिएक्शंस, वर्ल्ड वाइड नेशनलिज्म का राइज, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडियन रेनेसा एटसेट्रा से इंडिया में नेशनलिज्म का राइज होने लगा और कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन भी फॉर्म हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय द्वारा फाउंडेड द बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दादा भाई नारोजी द्वारा लंदन में फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, शिशिर कुमार घोष की द इंडियन लीग और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा प्रोमिनेंट है। इसी तरह बॉम्बे में महादेव गोविंद रनाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा स्टार्ट की और बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग ने द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की नींव रखी। 1880 तक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉलिड ग्राउंड सेट हो चुका था, जिसे फाइनली शेप दिया रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एहो ह्यूम ने, और दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी की प्रेसिडेंटशिप में 72 डेलीगेट्स ने इसी सेशंस में पार्टिसिपेट किया। आईएनसी के फॉर्मेशन के वक्त लॉर्ड डफरिन इंडिया के वाइस रॉय थे। आईएनसी एक अपर मिडिल क्लास और वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस का एसोसिएशन था, जिसे इंडियंस की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की इंटेंशन से फॉर्म किया गया था। आईएनसी के बारे में लाला लाजपत राय जैसे एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि ये ब्रिटिश के लिए एक सेफ्टी वैल्व की तरह है, पर बिपिन चंद्रा जैसे हिस्टोरियंस का ये ओपिनियन है कि कांग्रेस लीडर्स ने एओ ह्यूम को एज ए लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया।
INC's moderate phase 1885 to 1905. दादाभाई नारोजी, एस.एन. बैनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लीडर्स लिबरलिज्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स के बिलीवर थे। इनका एम था टैक्स रिफॉर्म्स, जिसके लिए इन्होंने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का स्लोगन यूज किया था। इसके अलावा इनका एम था एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इंडियन काउंसिल इन लंदन में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का सेपरेशन। इसके लिए मॉडरेट्स ने 3 P's यानी प्रेयर्स, पिटिशन और प्रोटेस्ट का यूज किया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 मॉडरेट्स का। इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज किया था और साथ ही काउंसिल में नॉन ऑफिशियल्स का प्रोपोर्शन भी इंक्रीज किया। इसके अलावा मॉडरेट्स ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म के बीज बोने का भी काम किया और डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियल्स को पॉपुलराइज भी किया और ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक ड्रेन जैसी पॉलिसीज को एक्सपोज करने के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी काम किए। पर मॉडरेट फेज केवल एजुकेटेड एलिट्स तक ही सीमित रहा और वो फॉरेन रूल से कंप्लीटली इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 टू 1920। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में एक न्यू क्लास ऑफ लीडर्स इमर्ज हुए जो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट अग्रेसिव स्टांस रखते थे और मॉडरेट्स के सॉफ्ट अप्रोच से अग्री नहीं करते थे। मॉडरेट्स के मेथड से कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहे थे, इस कारण एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ। इसके अलावा नेशनल प्राइड का रिवाइवल, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, जापान का राइज और रशिया के ऊपर जापान की विक्ट्री, इटालियन आर्मी की इथियोपिया में डिफीट, टर्की, पर्शिया, इजिप्ट में राइज ऑफ नेशनलिज्म जैसी घटनाओं ने इंडियन लीडर्स को और भी मोटिवेट किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल पार्टीशन ने मासेस के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट नाराजगी को और भी इंक्रीज किया। इसके जवाब में कैलकाटा टाउन हॉल में बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास कर स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन पार्टीशन एनफोर्स हुआ, उस दिन बंगाल के लोगों ने इसे एक मॉर्निंग डे की तरह ऑब्जर्व किया। रविंद्रनाथ टैगोर की एडवाइस पर लोगों ने एक दूसरे को यूनिटी राखी बांधी। ओवरनाइट वंदे मातरम इस मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया और क्राउड अमार सोनार बांग्ला गाते हुए स्ट्रीट में मार्च करती हुई नजर आने लगी। जल्द ही ये मूवमेंट पूना और बॉम्बे पहुंच गया, जहां बाल गंगाधर तिलक ने इसे लीड किया और वहीं पंजाब में जब ये मूवमेंट पहुंचा तो वहां लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसे लीड किया। तिलक ने वेस्टर्नाइजेशन के बॉयकॉट के लिए गणपति और शिवाई फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए। मासेस ने ब्रिटिश गुड्स और एजुकेशन को बॉयकॉट किया और जगह जगह नेशनल यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई। स्वदेशी मूवमेंट में स्टूडेंट्स, वुमेन और लेबरर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला और साथ ही लियाकत हुसैन, सैयद हैदर रजा, मौलाना आज़ाद जैसे मुस्लिम लीडर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, पर ज़्यादातर अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स इस मूवमेंट से दूर ही रहे। इनफैक्ट डक्का के नवाब सलीमुल्लाह की लीडरशिप के अंडर उन्होंने पार्टीशन का सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, 30 दिसंबर 1905 को एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी फॉर्मेशन किया गया। 1906 कैलकाटा सेशन में लाला लाजपत राय की प्रेसिडेंसी में आईएनसी ने सेल्फ गवर्नेंस या स्वराज को आईएनसी का गोल डिक्लेयर किया। लेकिन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच मूवमेंट के मेथड और टेक्निक को लेकर डिस्प्यूट्स हो रहे थे, जिसका नतीजा था 1907 का सूरत स्प्लिट। एक्सट्रीमिस्ट तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे और मॉडरेट्स राज बिहारी घोष के सपोर्ट में थे। तिलक प्रेसिडेंट ना बने, इसके लिए मॉडरेट्स ने सेशन के वेन्यू को नागपुर से चेंज कर सूरत कर दिया। बॉम्बे तिलक का होम प्रोविंस था और सूरत भी बॉम्बे प्रोविंस के अंडर था। आईएनसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेशन का प्रेसिडेंट होम प्रोविंस से नहीं हो सकता था और इस तरह तिलक प्रेसिडेंसी से एक्सक्लूड कर दिए गए। इसके अलावा मॉडरेट्स अब स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन को बॉयकॉट करना चाहते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट को मंजूर नहीं था। और इसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों का रास्ता अलग हो गया। गवर्नमेंट ने विगरसली एक्सट्रीमिस्ट पर अटैक किया। इनकी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 जैसे लॉज को पास किया गया। इतना ही नहीं, बंगाल रेवोल्यूशनरीज द्वारा मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट के फेवर में अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखने के लिए तिलक के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए और उन्हें 6 ईयर्स के लिए बर्मा जेल भेज दिया गया। 1908 तक और बिंदु घोष और बिपिन चंद्रपाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया और इसके साथ ये मूवमेंट स्लो हो गया। 1911 में पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया और बंगाल प्रोविंस से बिहार, उड़ीसा और असम को अलग कर सेपरेट स्टेट्स बना दिए गए।
और मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए ब्रिटिश इंडिया के कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट किया गया, पर मुस्लिम इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। स्वदेशी मूवमेंट के फॉलोआउट के बाद 1907 से 1917 का दशक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फर्स्ट फेज रहा और रेवोल्यूशनरीज ने रशियन नाइलिस्ट्स और आयरिश नेशनलिस्ट के फुटस्टेप पर चलते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब इन एक्टिविटीज़ के मेन सेंटर्स रहे और बंगाल में जतिंद्र नाथ बैनर्जी, बरेंद्र कुमार घोष और प्रमोथम मित्तर ने अनुशीलन समिति स्टैब्लिश किया और एक वीकली युगांतर भी स्टार्ट किया। राज बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और दिल्ली को कवर करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड के कैरियज के ऊपर बॉम्ब से अटैक किया, पर अनफॉर्चुनेटली किंग्सफोर्ड के स्थान पर 2 ब्रिटिश लेडीज की डेथ हो गई, जिसके बाद प्रफुल्ल चक्की ने खुद को शूट कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अनुशीलन समिति के मैक्सिमम लीडर्स को सजा हो गई। इसके बाद जतिंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने वेस्टर्न अनुशीलन समिति की बागडोर संभाली। जतिन ने राजबिहारी बोस के साथ मिलकर जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान बनाया, जिसका टारगेट था फोर्ट विलियम को सीज करना और गुरिल्ला फोर्स का यूज कर पूरे इंडिया में अपराइजिंग स्टार्ट करना। इनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाने के कारण ये प्लान फेल हो गया और बालासोर में बाघा जतिन की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में सावरकर ने मित्र मेला ऑर्गेनाइज किया, जो बाद में अभिनव भारत के साथ मर्ज हुआ। जल्द ही नासिक, पूना और बॉम्बे बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स की तरह इमर्ज हुए। पंजाब से लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और सैयद हैदर रजा ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लीड किया। इसके अलावा श्यामजी कृष्णा वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी इंडिया हाउस एस्टैब्लिश किया। इसी के एक मेंबर 1909 में कर्जन वाइली का असैसिनेशन किया और मैडम भीखाजी कामा और अजीत सिंह ने पेरिस और जेनीवा में अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना ने कुछ और रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर 21 फरवरी 1915 को गदर फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में आर्म्ड रेवेलियन रिवॉल्ट स्टार्ट करने के प्लान में थे, जो ट्रेचरी के कारण सक्सेसफुल नहीं हुआ। होम रूल लीग मूवमेंट, तिलक, एनी बेसेंट, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स ने आयरिश होम रूल के बेसिस पर ऑल इंडिया होम रूल एस्टैब्लिश किया। एनी बेसेंट ने अपने न्यूज़पेपर कॉमनवील और न्यू इंडिया के थ्रू कैंपेनिंग की और तिलक ने अप्रैल 1916 में अपना इंडिया होम रूल लीग एस्टैब्लिश किया और उनकी एक्टिविटीज़ कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार और महाराष्ट्र में बॉम्बे के अलावा स्प्रेडेड थे। इसके बाद मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एक्सेट्रा भी होम रूल लीग से जुड़ गए, पर एंग्लो इंडियंस, ज़्यादातर मुस्लिम और साउथ के नॉन ब्राह्मण्स इस मूवमेंट से दूर ही रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिवियरली इस मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश की और तिलक की पंजाब और दिल्ली में एंट्री बैन कर दी। एनी बेसेंट और उनके एसोसिएट और जॉर्ज अरुणडेल को अरेस्ट कर लिया और साथ ही सर एस सुब्रमण्यम अय्यर के नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया गया। 1919 आने तक लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनल राइट, मोन्टेगू के ऑगस्ट स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट को इंडिया के लिए ब्रिटिश रूल का लॉन्ग टर्म गोल डिक्लेयर किया और मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा के कारण होम रूल मूवमेंट फेड आउट हो गया। 1920 में गांधी जी ने होम रूल लीग की प्रेसिडेंटशिप एस्टैब्लिश की और इसे एक नया नाम स्वराज सभा दिया गया। 1916 में AC मजुमदार की लीडरशिप में हुए लखनऊ सेशन में एक्सट्रीमिस्ट INC से फिर से मर्ज हो गए और साथ ही इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ पैक्ट भी साइन किया। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 टू 1939, एमर्जेंस ऑफ गांधी। साउथ अफ्रीका में इंडियंस के अधिकारों के लिए सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं और 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस किया। चंपारण के किसानों के ऊपर यूरोपियन प्लांटर्स ने तिनकठिया सिस्टम फोर्स किया था और किसानों से इलीगल ड्यूज और रेंट वसूला करते थे। राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी जैसे लीडर्स के साथ गांधी जी चंपारण आते हैं और इस इनह्यूमन सिस्टम के अगेंस्ट सक्सेसफुली सिविल डिसोबीडियंस करते हैं। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल में वर्कर्स के लिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया, जो उनका इंडिया में पहला हंगर स्ट्राइक था। फिर 1918 में ही खेड़ा में गांधी जी ने वहाँ के किसानों के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया। कॉमन मासेस के ऊपर अपनी पावर ग्रिप और इंक्रीज करने के लिए 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट या एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पास करती है।
इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी बिना ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम देते हुए इसके अगेंस्ट गांधी जी ने बाकी लीडर्स के साथ अप्रैल 6, 1919 को ऑल इंडिया हड़ताल करने का डिसीजन लिया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह का नाम दिया गया। पर इसके पहले ही कैलकाटा, बॉम्बे और दिल्ली में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स ने लार्ज स्केल वायलेंस का रूप ले लिया था। पंजाब में सिचुएशन इतनी खराब हुई थी कि वहां मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी सेलिब्रेट करने और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के प्रति सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए हजारों नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स गैदर होते हैं। जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ गार्डन के सिंगल नैरो एंट्रेंस को ब्लॉक कर अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और इस 10 मिनट की अंधाधुंध फायरिंग में 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है और 1500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना ने इंडियंस के मन से ब्रिटिश के प्रति फेथ को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। नेशनल लीडर्स ने डायर के इस एक्ट को अनइक्विवोकली कंडेम किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके प्रोटेस्ट में अपना नाइटहुड रिटर्न कर दिया और गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का टाइटल भी रिटर्न कर दिया। इसके बाद 18 अप्रैल 1919 को गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग मैसेकर की इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन सेट किया और इस कमीशन ने उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर थे। 1940 में लंदन में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग मैसेकर के रिवेंज में माइकल ओ ड्वायर को असैसिनेट कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। 5 सितंबर 1920 को गांधी जी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। 1921 में गांधी जी ने पूरे देश में ट्रैवल करते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को टेनेट्स को एक्सप्लेन किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट था जिसमें इंडियंस ने अपने टाइटल्स रिलिंक्विश किए, लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट सर्विसेज से रिजाइन किया। इसके साथ ही गवर्नमेंट स्कूल और यूनिवर्सिटीज और आर्मी को भी बॉयकॉट किया। लोगों ने टैक्सेस देने से मना कर दिया और आईएनसी ने स्वराज की भी डिमांड की। ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट और स्वदेशी और खादी को भरपूर प्रमोट किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की डिफीट के बाद ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन कैलिफेट को डिसॉल्व कर दिया था, जिसे मुस्लिम्स अपना कैलिफ मानते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ब्रिटिश के इस एक्ट के अगेंस्ट मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजमत मुहानी की लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च किया गया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में लोकल्स और पुलिस के बीच हुए वायलेंट इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। गांधी जी के अकॉर्डिंग अभी मासेस अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए रेडी नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे लीडर्स गांधी जी के इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। गांधी जी के कहे के मुताबिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक साल में आज़ादी तो नहीं मिली, पर ये एक मास मूवमेंट बनकर उभरा जिसमें लाखों लोगों ने अपना पीसफुल पार्टिसिपेशन दिया और इस मूवमेंट के एक्सटेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हिलाकर रख दिया। कम्युनल हार्मनी के साथ हिंदूज और मुस्लिम्स का इक्वल पार्टिसिपेशन इस मूवमेंट की एक खास बात रही और यहाँ से आम जनता के बीच आईएनसी की पॉपुलैरिटी एस्टैब्लिश हुई। लोगों के बीच अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेकर जागरूकता बढ़ी और उनके मन से गवर्नमेंट के प्रति डर भी खत्म हो गया और गांधी जी यहाँ से एक मास लीडर के रूप में बनकर उभरे। स्वराजिस्ट्स एंड नो चेंजर्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1923 इलेक्शन के कारण कांग्रेस स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स में डिवाइड हो गई। स्वराजिस्ट लीडर्स जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अहमद खान काउंसिल बॉयकॉट को एंड करना चाहते थे और काउंसिल को ज्वाइन कर उसे अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना चाहते थे। और वहीं नो चेंजर लीडर्स जैसे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद बॉयकॉट को कंटिन्यू करना चाहते थे और नॉन कोऑपरेशन और बॉयकॉट को मेंटेन करते हुए कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर अपना फोकस करना चाहते थे। मार्च 1922 में गांधी जी के अरेस्ट के बाद नेशनलिस्ट लीडर्स डीमोरलाइज हो गए और ये मूवमेंट एक पैसिव फेज में चला गया। कांग्रेस के गया सेशन में स्वराजिस्ट के प्रपोजल की डिफीट होने के बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पोस्ट से रिजाइन कर दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फॉर्म की। सीआर दास इसके प्रेसिडेंट चुने गए और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी चुने गए। रिफॉर्म के लिए यूनाइटेड फ्रंट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए गांधी जी और नो चेंजर्स ने स्वराजिस्ट के कांग्रेस के विद इन रहते हुए ही इलेक्शन लड़ने के डिसीजन को सपोर्ट किया और 1923 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी ने 104 में से 42 सीटें जीती। स्वराज पार्टी का एम था गवर्नमेंट फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करना और उन्होंने सारे ऑफिशियल फंक्शंस और रिसेप्शन का बॉयकॉट किया और अपने ग्रीवांसेस और एस्पिरेशंस को लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा।
स्वराज पार्टी के अचीवमेंट की बात करें तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बनते हैं और स्वराजिस ने बहुत से इंपॉर्टेंट मैटर्स यहाँ तक कि बजटरी ग्रांट्स में भी गवर्नमेंट को आउटवोट किया और इस तरह वो पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट करने में भी सक्सेसफुल हुए। अपनी स्ट्रैटेजी से स्वराजिस ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की वीकनेसेस को भी उजागर किया, पर इसके साथ ही स्वराजिस असेंबली के स्ट्रगल को मास फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और कुछ लीडर्स पावर के साथ आने वाले पर्क्स को रेजिस्ट नहीं कर पाए। पार्टी रिस्पॉन्सिविस्ट्स और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट के बीच डिवाइड हो गई। रिस्पॉन्सिविस्ट्स जैसे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जैसे मोतीलाल नेहरू ने लेजिस्लेचर से विड्रॉ कर लिया। 1925 में सीआर दास की डेथ के बाद पार्टी और भी वीक पड़ गई और 1926 के इलेक्शन में पार्टी कुछ खास नहीं परफॉर्म कर पाई और 1935 में स्वराज पार्टी फिर से कांग्रेस में मर्ज हो गई। साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 10 ईयर्स के बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की स्टडी के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्कनहेड ने सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में 7 मेंबर्स की एक स्टैट्यूटरी कमीशन सेट की गई जिसे पॉपुलरली साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन में एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, जो इंडियंस के लिए एक इंसल्ट की बात थी और इसके प्रति इंडियंस का आउटरीजियस होना जाहिर सी बात थी। कांग्रेस ने 1927 मद्रास सेशन में इस कमीशन को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया और मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने भी इसे बॉयकॉट किया, पर मोहम्मद शाफी और लीग के कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी थे। फरवरी 1928 को जब कमीशन इंडिया आई तब उसका स्वागत मास प्रोटेस्ट, हड़ताल, ब्लैक फ्लैग्स और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाहौर में डिमॉन्स्ट्रेशन लीड कर रहे लाला लाजपत राय इस ब्रूटल लाठीचार्ज का शिकार हुए और इंजरीज से उनकी मृत्यु हो गई। कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट पब्लिश की और डायरकी अबॉलिश कर प्रोविंसेस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट सेटअप करने का सजेशन दिया। साइमन कमीशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, जो आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिस बना। इंडियंस के साइमन कमीशन के अपोज करने के कारण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्कनहेड ने इंडियन लीडर्स को इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का चैलेंज दिया। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई। मोतीलाल नेहरू को इस कमेटी का हेड चुना गया और जवाहरलाल नेहरू को इसका सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस और शुएब कुरैशी जैसे लीडर्स भी इसके मेंबर्स थे। इस कमेटी द्वारा प्रिपेयर किए गए इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पॉपुलरली नेहरू कमेटी रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लखनऊ सेशन में 28 अगस्त 1928 को सबमिट किया गया। इंडियंस द्वारा खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के रास्ते पर यह पहला मेजर अटेम्प्ट था। नेहरू रिपोर्ट का प्राइम मोटिव था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस असाइन करवाना। इसके अलावा नेहरू बिल ऑफ राइट्स, मेन एंड वुमेन के लिए सिटीजन इक्वल राइट्स, फेडरल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, नो स्टेट रिलीजन और सुप्रीम कोर्ट के क्रिएशन एटसेट्रा को भी इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया। कैलकाटा में हुए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जिन्ना ने 3 अमेंडमेंट्स दिए, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव में मुस्लिम्स का 1/3 रिप्रेजेंटेशन, अडल्ट सफरेज एस्टैब्लिश होने तक पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन और रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस को देना। जिन्ना की ये डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की गई, जिसके बाद 1929 में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए। आईएनसी के द्वारा दिसंबर 1928 को कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है, पर कांग्रेस के यंग लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेटस के गोल से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रेज करते हैं। आईएनसी के सीनियर लीडर्स गवर्नमेंट को अपनी डिमांड एक्सेप्ट करने के लिए 1 साल का टाइम देते हैं और कहती है कि अगर गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो आईएनसी पूर्ण स्वराज के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी। आयरविन्स डिक्लेरेशन 31 अक्टूबर 1929। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड आयरविन ने इंडियन गेजेट में एक डिक्लेरेशन पब्लिश किया, जिसमें डोमिनियन स्टेटस के लिए कोई फिक्स टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया गया था। और लॉर्ड आयरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिशन के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए नेशनल लीडर्स ने दिल्ली मैनिफेस्टो में कुछ कंडीशंस रखे और वाइसरॉय ने ये एश्योरेंस मांगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस होगा डोमिनियन स्टेटस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, लेकिन आयरविन ने दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर दिया। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए जाते हैं और कुछ मेजर डिसीजन भी इसी सेशन में लिए जाते हैं, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करना, टोटल इंडिपेंडेंस को आईएनसी का ऑफिशियल गोल डिक्लेयर करना
और इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की अथॉरिटी देना और साथ ही 26 जनवरी 1930 को स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसीजन लेना। इसके बाद गांधी जी ने गवर्नमेंट के सामने 11 डिमांड्स रखी और इन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए 31 जनवरी 1930 का डेडलाइन दिया। गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की फुल अथॉरिटी दे दी और गांधी जी ने सॉल्ट के मूवमेंट का सेंट्रल फॉर्मूला बनाया। गांधी जी के दांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 आश्रम मेंबर्स के साथ वे दांडी के लिए निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सबके साथ दांडी आते हैं और सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। गांधी जी ने लोगों को अपने घरों में सॉल्ट बनाने के लिए एनकरेज किया और इसके साथ ही पूरे देश में लोगों ने सॉल्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। इस घटना और इसके इम्पैक्ट को न्यूज़पेपर्स में एक्सटेंसिवली कवर किया गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरपल्ली से विदर्नियम तक मार्च ऑर्गेनाइज किया और टेंजिनोर कोस्ट में अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। मालाबार के केलापन ने भी सॉल्ट मार्चेज ऑर्गेनाइज किए। के केलापन को वाईकॉम सत्याग्रह के लिए बेस्ट जाना जाता है। गोपाल बंधु चौधरी ने बालासोर, कटक और पुरी के अंडर सॉल्ट सत्याग्रह को सक्सेसफुली लीड किया। असम में असमीज, बंगालीज, हिंदूज के बीच के टेंशन के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर पाया। मई 1930 में कनिंघम सर्कुलर के साथ स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुल स्टूडेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो पॉलिटिकल मंथली पख्तून और एक वॉलंटरी ब्रिगेड रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। आपको बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। धारचना में सरोजनी नायडू और गांधी जी के बेटे मणिलाल ने धारचना सॉल्ट वर्क्स पे रेड लीड की। इसके अलावा बॉम्बे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मिडनापुर और बालासोर में भी सॉल्ट सत्याग्रह को एंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस किया गया। गुजरात में एंटी टैक्स मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए और लोगों ने लैंड रेवेन्यूज भी देने से मना कर दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंस में फॉरेस्ट लॉ जैसे ग्रेजिंग और टिम्बर रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक किया गया और यूनाइटेड प्रोविंस में नो रेवेन्यू कैंपेन लॉन्च किया गया। मणिपुर एंड नागालैंड। मणिपुर से रानी गाइदिन ने अपने कज़न हैपो जादेनो के रास्ते पर चलते हुए 13 साल की एज में रिवॉल्ट को लीड किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की खास बात यह रही कि इसमें स्टूडेंट्स, वुमेन, मुस्लिम्स, मर्चेंट्स, पेटी ट्रेडर्स, ट्राइबल्स, वर्कर्स और पेजेंट्स सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया। सिविल डिसोबीडियंस की अपराइजिंग को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविल मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। हजारों एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया और उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया। इस हार्श रिप्रेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर हुआ और प्रेस और लिटरेचर के ऊपर बैन इम्पोज कर दिया गया। इसके बाद 12 नवंबर 1930 को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किंग जॉर्ज V ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली इनॉग्रेट किया। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली बार ब्रिटिशर्स और इंडियंस इक्वली आमने सामने बैठे थे। कांग्रेस और कुछ प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और हिंदू महासभा द्वारा इसे अटेंड किया गया। 1931 को गांधी जी और वाइसरॉय आयरन के बीच एक पैक्ट साइन किया गया, जिसे गांधी आयरन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस पैक्ट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एस्टैब्लिश हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक कंडक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला और मोहम्मद इकबाल जैसे डेलीगेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम्स, हिंदू ग्रुप्स, लिबरल्स, सिख्स, पारसीज और इंडियन क्रिश्चियंस की भी इसमें पार्टिसिपेशन। गांधी जी ने क्लेम किया कि कांग्रेस इंडिया की सोल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है और अनटचेबल्स हिंदू ही है और उन्हें एज अ माइनॉरिटी ट्रीट ना किया जाए और ना ही एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। इसके साथ ही मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज़ को भी स्पेशल सेफ गार्ड ना दिया। गांधी जी के क्लेम को बाकी पार्टिसिपेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट के मैटर पर गांधी जी और B.R. अम्बेडकर किसी एक डिसीजन पर नहीं आ। और इसी तरह पार्टिसिपेंट्स के बीच डिफरेंसेस के कारण सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी या लोथियन कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर माइनॉरिटीज़ और डिप्रेस्ड क्लास के लिए 16 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया, जिसे हम मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इस कम्युनल अवार्ड का विरोध करते हुए येरवादा जेल में गांधी जी इंडेफिनिट फास्ट पर चले गए, जिसके बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन किया गया और डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को कैंसिल कर दिया गया।
इसके बदले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इनकी रिजर्व सीट को 71 से 147 तक इंक्रीज कर दिया गया और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% तक रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया गया। इसके बाद 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई, जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने बॉयकॉट किया। आगा खान द थर्ड, B.R. अम्बेडकर और मोहम्मद इकबाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, पर क्योंकि कांग्रेस इससे एब्सेंट रही तो इस बार भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशंस को एक जॉइंट सिलेक्शन कमेटी द्वारा एनालाइज किया गया और इस कमेटी और साइमन कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉर्मुलेट किया गया। आइए इस एक्ट के कुछ मेन प्रोविजंस को देखते हैं। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। नंबर 2, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, जिसमें फेडरलिस्ट की पावर सेंटर्स को दी गई और प्रोविंशियल लिस्ट की पावर प्रोविंसेस के पास रही, और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और प्रोविंस दोनों को लॉ बनाने का अधिकार दिया गया और रेसिडुअरी पावर्स वाइसरॉय को दी गई। नंबर 3, प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी को इंक्रीज कर दिया गया और वहां से डायआर्की अबॉलिश कर दी गई। नंबर 4, प्रोविंसेस में स्पेशल पावर्स के साथ गवर्नर एग्जीक्यूटिव को हेड बनाया गया और एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी स्टैब्लिश किया गया। नंबर 5, फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट में डिवाइड किया गया। रिजर्व सब्जेक्ट्स, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर रिसोर्सेज और ट्राइबल अफेयर्स शामिल थे, गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे, जो अपने असिस्टेंस के लिए 3 काउंसिलर अपॉइंट करते थे। नंबर 6, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा को गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के कंट्रोल में रखा गया, पर गवर्नर जनरल के पास ट्रांसफर सब्जेक्ट के मैटर में इंटरफियर करने की स्पेशल पावर्स दी। इसके अलावा नंबर 7, सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश की गई। नंबर 8, दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट का भी प्रोविजन रखा गया। और नंबर 9, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कराए गए। और फाइनली नंबर 10, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन रखा गया। नेशनल लीडर्स इस एक्ट के लिए एंथुजियास्टिक नहीं थे और कम्युनल इलेक्ट्रेट द्वारा ब्रिटिश ये इंश्योर करना चाहते थे कि कांग्रेस सही से एडमिनिस्ट्रेशन ना चाहे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग 1935 के एक्ट के एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट थे, पर लेफ्टिस्ट ने एज अ काउंटर स्ट्रैटेजी ये सजेस्ट किया कि ऑफिस एक्सेप्ट कर गवर्नमेंट के काम में डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट की। गांधी जी पहले ऑफिस एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट थे, पर बाद में कांग्रेस द्वारा मिनिस्ट्री फॉर्मेशन के लिए रेडी हो गए। अब चलिए बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज की। इंडियन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज के कंट्रीब्यूशन के बिना अधूरी ही है। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सडन विड्रॉल के बाद कांग्रेस और गांधी जी से अनसैटिस्फाइड रेवोल्यूशनरीज ने एक ऑल्टरनेटिव वे चुना। पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार रीजन में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन डोमिनेट करती थी, जिसे अक्टूबर 1924 को कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सान्याल ने इस्टेब्लिश किया था। HRA का एम था आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करना। इस गोल के अचीवमेंट के लिए काकोरी रॉबरी को अंजाम दिया गया, जिसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। भगत सिंह के सजेशन के बाद फिरोज शाह कोटला में हुई मीटिंग में HRA को एक नया नाम दिया, जो कि था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। साइमन कमीशन के वक्त हुए शेर पंजाब लाला लाजपत राय की डेथ का रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स को असैसिनेट किया। HSRA के ऑब्जेक्टिव्स और मास रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट को समझने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 9 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसके बाद लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी का ट्रायल चला। इनके साथ बाकी रेवोल्यूशनरीज भी दूसरे केसेस के लिए अंडर ट्रायल थे। जेल के हॉरिबल कंडीशंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए भगत सिंह और बाकी रेवोल्यूशनरीज इंडेफिनिट फास्ट पर चले गए। अपने फास्ट के 64th दिन में जतिन दास ने अपनी जान की आहुति दी और फरवरी 1931 को इलाहाबाद में एक पुलिस एनकाउंटर में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट है चिटगोंग आर्मरी रेड। सूर्या सेन ने अपने एसोसिएट्स अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकेनाथ बॉल के साथ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटगोंग ब्रांच के अंडर आर्म्ड रेबेलियन ऑर्गेनाइज किया और इसके बाद नेशनल फ्लैग होस्ट कर सूर्या सेन ने प्रोविंशियल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट प्रोक्लेम किया। इसके बाद जनवरी 1934 को सूर्या सेन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में वुमेन का भी सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन रहा और सूर्या सेन के साथ कल्पना दत्त का भी ट्रायल चला और उन्हें लाइफ सेंटेंस की सजा हुई। साथ ही प्रीतलता वाडेदार रेड के दौरान ही शहीद हो गई।
इसके अलावा शांति घोष और सुनीति चंदेरी ने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को असैसिनेट कर दिया और बीना दास ने अपने कॉन्वोकेशन में डिग्री लेते वक्त गवर्नर को असैसिनेट कर दी। यहाँ कांग्रेस ने 1936 फैजपुर सेशन और 1937 लखनऊ सेशन में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और NWFP के अलावा कांग्रेस ने सारे प्रोविंसेस में मेजॉरिटी हासिल की। अपने रूल के दौरान कांग्रेस ने सिविल लिबर्टीज इंक्रीज की, प्रेस से रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए गए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज को रिलीज किया गया और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स और जर्नल्स से बैन अपलिफ्ट किया गया। कांग्रेस के 1938 हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं और बोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी के फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। मार्च 1939 त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, पर इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण बोस रिजाइन कर देते हैं और राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद बोस और उनके फॉलोअर्स कांग्रेस के विद इन ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम की पार्टी फॉर्म करते हैं। जब बोस ने AICC रेवोल्यूशन के अगेंस्ट ऑल इंडिया प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, तब उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा उन्हें बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। मीनवाइल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन ओपिनियन कंसल्ट किए बिना ही वॉर में इंडियंस का सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिश के इस यूनिलैटरल एक्शन से कांग्रेस सहमत नहीं थी, पर कांग्रेस कुछ कंडीशन पर वॉर में ब्रिटेन का सपोर्ट करने के लिए रेडी हुई, जिसे वॉर के बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट। पर वाइसरॉय लिथगांव ने इस कंडीशन को रिजेक्ट कर दी। फैशिज्म के अगेंस्ट होने के कारण गांधी जी अलाइड फोर्सेस के सपोर्ट में थे, पर सुभाष चंद्र बोस किसी के फेवर में नहीं थे और सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे। नेहरू के ओपिनियन में जब तक फ्रीडम नहीं मिल जाती तब तक ब्रिटेन को इंडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फाइनली नेहरू के ओपिनियन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अडॉप्ट किया और इसे फॉलो करते हुए कांग्रेस मिनिस्टर्स ने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दी। यहाँ मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर सेशन में मुस्लिम के सेपरेट होमलैंड के लिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। हिटलर की बढ़ती सक्सेस के कारण ब्रिटिश कंसिलियरी मूड में थे, पर कांग्रेस की इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की डिमांड को रिजेक्ट करते हुए लिनलिथगांव ने अगस्त 1940 में ऑगस्ट ऑफर अनाउंस किया, जिसमें इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस, मेजॉरिटी इंडियन के साथ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, वॉर के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन और फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के लिए माइनॉरिटीज कंसेंट को मैंडेटरी किया गया। वीटो अश्योरेंस को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, पर पार्टीशन की डिमांड पर वो अड़े रहे। वाइसरॉय के इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी की लीडरशिप में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसमें सबसे पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे और उनके बाद आए जवाहरलाल नेहरू। जापान के राइजिंग अग्रेशन को देखते हुए गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्शन के बावजूद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने का डिसीजन लिया और बदले में वॉर के बाद इंडिपेंडेंस और इमीडिएट पावर ट्रांसफर की कंडीशन रखी। वॉर में इंडिया के सपोर्ट के लिए 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा हेडेड क्रिप्स मिशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स के साथ इंडिया आती है। स्टैफर्ड क्रिप्स इंडियन नेशनल मूवमेंट के सपोर्टर थे। क्रिप्स मिशन ने इंडिया के सामने डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन जैसे प्रपोजल्स रखे, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे रिजेक्ट कर दिया और गांधी जी ने इसे एज अ पोस्ट डेटेड चेक डिस्क्राइब किया। क्रिप्स के इंडिया से डिपार्चर के बाद जुलाई 1942 में वर्धा सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन प्रपोज किया, जिसे सरदार पटेल ने सेकंड किया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसे पास किया और इसे लीड करने का चार्ज गांधी जी को सौंपा गया। इसके बाद बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया। इसके नेक्स्ट दिन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस और इसके दूसरे ऑर्गन्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और पब्लिक मीटिंग्स को भी प्रोहिबिट कर दिया गया। सीनियर लीडर्स के एब्सेंस में अरुणा असफ अली जैसे यंग लीडर्स इमर्ज हुए और जनरल पब्लिक ने क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन शो किया। अथॉरिटीज के सिंबल को अटैक करना, खुद को अरेस्ट करवाना, स्टूडेंट स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक, प्रोसेशन एटसेट्रा एक्टिविटीज ने जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा सोशलिस्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरीज और गांधी आश्रमाइट्स ने अंडरग्राउंड रहकर अपना रोल प्ले किया। इसमें मेन है राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता और सुचेता कृपलानी एटसेट्रा। बलिया में चिट्टू पांडे ने पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। इस तरह सतारा में वाई बी चवन, नाना पाटिल एटसेट्रा ने प्रति सरकार ऑर्गेनाइज की और मिदनापुर में जातीय सरकार और विद्युत वाहिनी ऑर्गेनाइज की गई। क्विट इंडिया मूवमेंट में सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस जैसे स्टूडेंट्स, वर्कर्स, वुमेन, पेजेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मुस्लिम्स और बिजनेसमैन का एक्टिव पार्टिसिपेशन देख वहीं मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट्स और हिंदू महासभा ने इस मूवमेंट को बॉयकॉट किया।
मूवमेंट के अपराइजिंग को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और ब्रूटल लाठीचार्ज, टीयर गैस फायरिंग एटसेट्रा का यूज कर सीवियर तरीके से इस मूवमेंट को सप्रेस किया और इसमें करीब 10,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। गवर्नमेंट के इस वायलेंट मेजर को कंडेम करने के लिए गांधी जी ने फास्ट रखा, जिसके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स में लोगों ने इंडिया और अब्रॉड में हड़ताल्स, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए और वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से 3 मेंबर्स ने भी रिजाइन कर दिया। इस फास्ट ने पब्लिक के मोराल को बूस्ट करते हुए उनके मन में एंटी ब्रिटिश फीलिंग को पंप किया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी। मीनवाइल सिंगापुर में राज बिहारी बोस ने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इसके बाद बोस ने सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया फॉर्म। 1944 में आईएनए हेडक्वार्टर्स को रंगून शिफ्ट किया गया, जहां से चलो दिल्ली वॉर क्राई के साथ आईएनए के सोल्जर्स इंडिया की तरफ मार्च करते हैं। 1943 को जापान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोस को हैंडओवर किए और बोस ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज कोहिमा और इम्फाल तक पहुंची और मणिपुर के मुयांग में इंडियन फ्लैग होस्ट करती है। हार्श वेदर और जापानीज डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए आईएनए आगे बढ़ रही होती है, पर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान सरेंडर कर देता है, जिसके बाद आईएनए को भी सेटबैक झेलना पड़ता है। रिपोर्टेडली 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे में हुए एक प्लेन एक्सीडेंट में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती। यहाँ इंडिया में वॉर टाइम के हॉरर को 1943 के फैमिन्स ने और भी इंक्रीज कर दिया और साउथ वेस्ट बंगाल इस फैमिन का वर्स्ट अफेक्टेड रीजन। आर्मी के फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फूड सप्लाई को डाइवर्ट किया गया। बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से राइस इंपोर्ट्स बंद हो गई और डेलिब्रेट प्रॉफिटरिंग और मिसमैनेजमेंट ने फैमिन को और भी एग्रेवेट कर दिया और इस मैन मेड फैमिन और एपिडेमिक ने अराउंड 3 मिलियन लोगों की जान ली। मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग कोऑपरेशन के लिए एक फॉर्मूला प्रपोज किया, जिसे पाकिस्तान के लिए लीग के कोऑपरेशन के एक्सचेंज में पाकिस्तान के लिए एक प्लेबिसाइड प्रपोज किया गया था और गांधी जी ने इसे सपोर्ट किया, पर लीग ने इस फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया और इसके अलावा वीर सावरकर द्वारा भी इस प्लान को कंडेम किया गया। डेडलॉक को एंड करने भूलाबाई देसाई और लीग के डेप्यूटी लीडर लियाकत अली खान ने एंटरिम गवर्नमेंट के लिए देसाई लियाकत पैक्ट साइन किया, पर लीग किसी सेटलमेंट पर नहीं पहुंची। वॉर के बाद वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और वेवल प्लान प्रपोज किया। इस प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे इंडियन मेंबर्स होंगे और ये काउंसिल एंटरिम गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करेगी और कास्ट, हिंदूज और मुस्लिम्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन का भी प्रोविजन रखा गया। इस प्लान को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया और वेवल ने लीग को वर्चुअल वीटो दे दिया, जिससे लीग और जिन्ना की पोजीशन बूस्ट हो गई। वॉर के बाद कांग्रेस आईएनए के सपोर्ट में आती है और वॉर प्रिजनर्स के लिए जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, असफ अली, भूलाभाई देसाई, के.एन. काटजू ने डिफेंस ऑर्गेनाइज किया। आईएनए ट्रायल्स के अगेंस्ट इंक्रीज होते अपसर्ज में रॉयल इंडियन नेवी रेबेलियन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 8 फरवरी 1986 को रॉयल इंडियन नेवी के 1100 सोल्जर्स ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और आईएनए ट्रायल्स के कारण स्ट्राइक पर चले गए और इन्होंने ट्राई कलर होस्ट कर दिया। कैलकाटा और बंगाल में मीटिंग्स, प्रोसेशंस, स्ट्राइक्स एटसेट्रा कॉमन हो गए और ये सिटीज़ वर्चुअली पैरालाइज हो गई। आरआईएन के सपोर्ट में दूसरे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जैसे कराची, मद्रास और कैलकाटा भी आ गए और फाइनली पटेल और जिन्ना के परसुएशन के बाद रेटिंग्स ने सरेंडर किया। इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने सेंट्रल असेंबली में 102 में से 57 सीट्स कैप्चर की और लीग को 30 सीट्स में। इसके बाद मार्च 1946 में एटली गवर्नमेंट ने पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के अंडर कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान को रिजेक्ट किया गया था, जिसे लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट किया, पर कुछ दिन बाद लीग ने अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ली और पाकिस्तान के लिए 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया, जिसके बाद पूरे इंडिया में कम्युनल वायलेंस स्प्रेड हो गई, जिसमें पंजाब और बंगाल वर्स्ट अफेक्टेड रीजन। सब कॉन्टिनेंट में बढ़ते ट्रबल को देखते हुए पीएम एटली ने पार्लियामेंट में 30 जून 1948 से इंडिया का विड्रॉल अनाउंस। माउंटबैटन को इंडिया का लास्ट वाइसरॉय अपॉइंट किया गया और यहाँ मुस्लिम लीग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। कम्युनल वायलेंस और कांग्रेस लीग के बीच डिसएग्रीमेंट ने पार्टीशन को इनएविटेबल बना दी। 3 जून 1947 को प्रपोज माउंटबैटन प्लान में इंडिया के डिवीजन का प्रोविजन था, पर इसके साथ ही मैक्सिमम यूनिटी को रिटेन करने की कोशिश की। कम्युनल सिचुएशन को देखते हुए 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश इंडिया ने माउंटबैटन के प्लान के बेसिस पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसे 15 अगस्त 1947 को इम्प्लीमेंट किया जाना था। इस एक्ट से 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद फ्रीडम हासिल की।
तो दोस्तों ये तो थी कहानी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री। मिलते हैं आपसे इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।